वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, आपका नाम, ये सब आपके इतिहास से, आपकी हिस्ट्री से कितना डीपली कनेक्टेड है? आज हम डेरेक वॉलकॉट की एक ऐसी ही जोरदार कविता नेम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक ऐसी पोएम है जो आइडेंटिटी, हिस्ट्री और लैंग्वेज की पावर जैसे बड़े सवालों से टकराती है। तो चलिए इसकी एक एक लाइन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वॉलकॉट हमसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो कविता शुरू ही इन 2 लाइन से होती है जो आपको एकदम हिलाकर रख देगी। वॉलकॉट यहाँ एक ऐसी शुरुआत की बात कर रहे हैं जहाँ ना कोई मेमोरी है, ना कोई फ्यूचर। सोच के देखिए, ये लाइंस ना सीधे उस गहरे जख्म की तरफ इशारा करती हैं जो कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद अपने पीछे छोड़ जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोगों से उनकी हिस्ट्री, उनका पूरा अतीत जबरदस्ती छीन लिया गया है और उन्हें एक ऐसी खाली जगह में लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां से उन्हें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान फिर से ढूंढनी है। इन लाइंस की गहराई को आगे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके कवि कौन हैं। ये हैं डेरेक वॉलकॉट, एक नोबेल प्राइज विजेता जिनका जन्म कैरिबियन आइलैंड सेंट लूसिया में हुआ था। उनकी पोएट्री इतनी खास इसलिए है क्योंकि वो कैरिबियन लोगों की उस कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी को आवाज देती हैं जो कोलोनियलिज्म के बाद पैदा हुई। एक ऐसी पहचान जिसमें अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन कल्चर्स का एक अनोखा सा मिश्रण है। तो चलिए अब कविता के पहले हिस्से में चलते हैं। ये पार्ट हमें एक ऐसे वक्त में ले जाता है जो हिस्ट्री के लिखे जाने से भी पहले का है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजों को अभी तक नाम नहीं दिए गए थे। यहां समुद्र यानी सी एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। आप सोचिए, समुद्र कितना विशाल, अनंत और सीमाहीन होता है, राइट? वॉलकॉट कहते हैं कि उनकी रेस की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। नो नाउन्स का मतलब है कि उनके पास अपनी चीजों को, अपनी दुनिया को नाम देने के लिए अपने शब्द नहीं थे। उनकी आइडेंटिटी पर अभी कॉलोनाइजर्स के शब्दों का बोझ नहीं था। और नो होराइजन का मतलब है कोई सीमाएं नहीं थी, एक आजाद, बाउंडलेस एग्जिस्टेंस था। अब इस स्लाइड पर वॉलकॉट हमें बताते हैं कि कैरिबियन लोगों की जड़ें कहां-कहां से जुड़ी हैं। बनारस का सुनार, कैंटन का पत्थर काटने वाला और बेनिन का कांस्यकार। ये लाइंस उस रिच, डाइवर्स हेरिटेज को दिखाती हैं, इंडिया, चाइना और अफ्रीका से लाए गए लोगों का एक मिश्रण जिन्होंने मिलकर एक बिल्कुल नई और यूनिक आइडेंटिटी बनाई। ये इमेजरी दिल को छू जाती है। कल्पना कीजिए, आप रेत पर अपना नाम लिख रहे हैं और समुद्र की एक लहर आकर उसे मिटा देती है, बार बार। ये उनके अस्तित्व की उसी फ्रेजिलिटी को दिखाता है। उनकी पहचान, उनका इतिहास लिखा नहीं जा सका, उसे बार बार मिटा दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र रेत पर लिखे नामों को मिटा देता है। ऑलराइट, अब आते हैं कविता के दूसरे हिस्से पर। यहां से ना पोएम का फोकस एकदम शिफ्ट हो जाता है। अब वॉलकॉट उन नामों पर सवाल उठाने वाले हैं जो बाहर से आए इन्वेडर्स ने उनकी जमीन पर, उनके लोगों पर लिटरली थोप दिए थे। यहां कवि एक बहुत ही शार्प सवाल पूछते हैं। जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने वहां की खाड़ियों को बेज नाम दिया, तो क्या वो अपने देश को याद कर रहे थे? यहां ये एक मजाक था, एक आयरनी थी। ये लाइन उनके एरोगेंस और इस अजीब से काम को हाईलाइट करती है, किसी ऐसी जगह को नाम देना जिसका पहले से ही अस्तित्व है। वॉलकॉट यहाँ यूरोप की शानो शौकत और कैरिबियन की जमीनी हकीकत के बीच का एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। जैसे इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं, वर्साइल के बड़े बड़े पिलर्स की जगह अब कैबेज पाम्स ने ले ली हैं और कस्टील के रॉयल कोर्ट्स की जगह अब जंगली घास है। इससे भी बड़ा व्यंग ये है कि इन बड़े बड़े यूरोपियन नामों का इस्तेमाल वहां की छोटी मोटी चीजों के लिए किया गया। जैसे एक लिटिल वर्साई का मतलब था एक पिगस्टाई यानी सुअर का बाड़ा। ये लाइन कोलोनियलिज्म की आइडियोलॉजी पर एकदम सीधी चोट करती है। कोलोनाइजर्स इंसान होने के नाते ये मानते थे कि उन्हें हर चीज पर अधिकार जताने का हक है, और किसी चीज पर अपना अधिकार जताने का पहला कदम क्या होता है? उससे नाम देना। यहां नाम देना सिर्फ पहचान देना नहीं है, बल्कि कब्जा करना है, कंट्रोल करना है और अपनी पावर को दिखाना है। लेकिन अब कविता में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब तक हमने दबाव और पहचान के मिटने की बात की, राइट? अब हम देखेंगे कि कैसे भाषा को वापस जीता जाता है और एक नई पहचान को बनाया जाता है। ये लाइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्विएस्ड का मतलब है मजबूरी में मान जाना। तो पहले अफ्रीकन लोगों ने उनके दिए नाम मान लिए, उन्हें रिपीट किया, लेकिन फिर चेंज देम, उन्होंने उन नामों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़बान के हिसाब से बदल डाला। ये एक शांत लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल विद्रोह था। उन्होंने उसी भाषा को अपना हथियार बना लिया जो उन पर थोपी गई थी। और ये टेबल दिखाता है कि ये जादुई ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। अंग्रेजी या फ्रेंच शब्दों को उन्होंने अपनी जबान में ढाल लिया। हॉक प्लम बन गया मोम्बिन, वाइल्ड शेरी बन गई सरीस और द बे बन गया बायला। यहाँ एक बिल्कुल नई भाषा, क्रियोल,
जन्म ले रही थी, जो उनकी अपनी थी, उनकी अपनी पहचान का एक जिंदा सबूत। यहाँ वॉलकट पूरी गेम को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं कि ये खजूर के पेड़ वर्साइस के महल से भी ज्यादा महान हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचुरल हैं, असली हैं। इसके जरिए वो ये कह रहे हैं कि कैरिबियन की नेचुरल ब्यूटी यूरोप की बनावटी शानो शौकत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अब हम कविता के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो मोमेंट है जहां आइडेंटिटी की इस लड़ाई का नतीजा सामने आता है, एक बिल्कुल नए नजरिए के रूप में। जो स्पीकर है, शायद एक टीचर, वो बच्चों से आसमान में दिखने वाले तारों के बारे में पूछता है, लेकिन वो यूरोपियन नाम यूज कर रहा है, ओरायन, बेटलग्यूस। वो एक तरह से उन्हें टेस्ट कर रहा है। वो चाहता है कि बच्चे दुनिया को कॉलोनाइजर की नज़र से देखें। उसका गुस्से में डैम्ड लिटिल अरब्स कहना उसकी अपनी कॉलोनियल माइंडसेट को भी दिखाता है। और तब उस दबाव के बीच एक बच्चे का जवाब आता है जो सब कुछ बदल देता है। सर, गुड़ में फंसे हुए जुगनू। वाओ! ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक क्रांति है। उन्होंने तारों को यूरोपियन किताबों से नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जमीन से जोड़कर एक नई खूबसूरत इमेज बनाई है। ये उनकी अपनी ओरिजिनल और आज़ाद सोच का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस कविता में हमने एक पूरी जर्नी देखी है ना? एक ऐसी शुरुआत से जहां कोई नाम नहीं था, फिर उधार लिए गए नामों का बोझ, और आखिर में अपनी खुद की विजन और अपने खुद के नाम बनाने की पावर। ये अपनी आइडेंटिटी को फिर से पाने की, उसे रिक्लेम करने की कहानी है। और एंड में वॉलकॉट ये सवाल हम सबसे पूछते हैं, आप जो दुनिया देखते हैं उसका असली नाम क्या है? क्या आप उसे दूसरों की दी हुई नज़रों से देखते हैं, या आपकी अपनी एक अलग पहचान है, आपके अपने नाम है? ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।